ईडी के सामने पेश हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख वसूली केस में दर्ज करा रहे अपना बयान। और दिल्ली में एससी आयोग के सामने पेश हुए समीर वानखेड़े के कागजातों की जांच करेगा एससी आयोग। चेयरमैन विजय सापला ने कहा कि सभी तथ्यों की जांच होगी। और जो मेरी शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है, हाँ। उसकी वेरिफिकेशन भी होगी। हाँ। और जल्द आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन सर उसका जवाब देंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट सही आते हैं तो उसमें कमीशन अपना पूरी तरह से उनके साथ खड़ा होगा। नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। 5 का प्रहार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। इसे विडंबना ही कहेंगे कि ड्रग्स की लड़ाई अब जाति और धर्म पर आकर पहुंच गई है। एक अफसर की ईमानदारी, उसकी निष्ठा, उसका कर्तव्य नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसकी जाति और धर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 5 के प्रहार में आज इसी सवाल पर हम ये लगातार प्रहार करेंगे कि आखिर क्यों एक अफसर की ईमानदारी पर शक किया जा रहा है और लगातार प्रहार किया जा रहा है उसकी जाति और धर्म पर, जबकि वो पिछले 6 महीने से, जब से वो ड्यूटी पर है, तब से वो कर्तव्य के साथ पालन कर रहा है और ड्रग्स के रैकेट का भंडाफोड़ कर रहा है। आज प्रहार नंबर 1 जो हम करेंगे, वानखेड़े की जाति पर जानबूझकर फैसला जो फैलाया जा रहा है, भ्रम, ये एक तरह से हो रहा है। और दूसरा जो प्रहार आज हम करने वाले हैं, देश में अब अफसर की जाति पूछी जाएगी, इस स्तर पर आ जाएगी राजनीति। वहीं ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई जांच अधिकारी पर क्यों आ गई है? अगर ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई हो रही है तो ड्रग्स तक सीमित रहनी चाहिए, एक जांच अधिकारी पर निजी हमले क्यों? वहीं ड्रग्स केस में जांच का केंद्र कैसे बन गए वानखेड़े, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आज हम प्रहार करने वाले हैं। और 5वां प्रहार जो करेंगे, किसके इशारे पर ये पूरी साजिश, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। तो सवाल ये है कि आखिर एक अफसर की, एक अधिकारी की, उसके कर्तव्य, उसकी ड्यूटी पर क्यों नहीं बात हो रही? क्यों नहीं बात हो रही कि ड्रग्स के खिलाफ एक ताबड़तोड़ अभियान छेड़ा हुआ है समीर वानखेड़े ने, लेकिन क्यों जाति और धर्म पर सवाल उठाया जा रहा है? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे 5 का प्रहार। कल तक क्रूज ड्रग्स केस की जांच में व्यस्त एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज अलग अलग दफ्तर में चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कल तक मुंबई के ड्रग्स रैकेट पर नकेल कसने वाले समीर वानखेड़े को अपनी जाति और धर्म की सफाई देनी पड़ रही है। 2 अक्टूबर को क्रूज पर छापेमारी कर ड्रग्स मंडली का भांडा फोड़ने वाले समीर वानखेड़े आज 1 महीने बाद खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए दस्तावेज दिखा रहे। देखिए, जो मुझे कहना था मैंने हमारे जो माननीय चेयरपर्सन सर उन्हें कह दिया है। सोचिए, एक अफसर जिसने संविधान की शपथ ली है, जिसने देश के कानून को सर्वोपरि रखा है, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर ना जाने कितने ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, वो आज खुद को बेगुनाह साबित करने में जुटा है। यहाँ पर की लड़ाई हमेशा से ड्रग्स के खिलाफ थी। ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और ये सब करके वो इस जांच से जो हैं उनके दामाद की जांच से पर्दा ये करना चाहते हैं, उस पर पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब से समीर वानखेड़े ने क्रूज ड्रग्स केस की जांच शुरू की, तब से ही उन पर निजी हमले शुरू हो गए। कभी एनसीपी नेता नवाब मलिक उनका जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हैं, तो कभी शादी के दस्तावेज दिखाकर समीर वानखेड़े के धर्म पर सवाल उठाए जाते हैं। चौंकाने वाली बात है कि एक वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुस्लिम होते हुए फर्जीवाड़ा करके फर्जी दस्तावेज पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना के सरकारी नौकरी हासिल करने का काम किया,
आलम यह है कि अब समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति के हैं या नहीं, इस पर भी बहस शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप जारी है। पूरे विवाद को इतना पेचीदा बनाया जा रहा है कि ड्रग्स की जांच काफी पीछे छूट गई है। ड्रग्स के खिलाफ जारी जंग में जांच का केंद्र अब समीर वानखेड़े बन चुके हैं। सोचिए, आखिर समीर ने गलती क्या की? क्या उनकी गलती यह है कि वो बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों की जांच कर रहे थे? समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं और एनसीबी का मकसद ही तो देश को ड्रग्स से मुक्त बनाना है। ऐसे में एनसीबी का एक अधिकारी जब अपना फर्ज निभा रहा है तो किसे परेशानी हो रही है? आखिर क्यों उन पर निजी हमले किए जा रहे हैं? आज दिल्ली में एससी आयोग के साथ समीर वानखेड़े ने कई दस्तावेज साझा किए। उसका पहले का सर्टिफिकेट भी था जो उनके पिताजी के बेस पे भी बना था, और बाद में उनका अपना सर्टिफिकेट बाद में नौकरी लगने के बाद जो देते हैं वो भी दिया है। उनके हिसाब से वो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, और इन सब की जानकारी अभी हमने डायरेक्टर साहब को कहा है कि आप रजिस्ट्रार से मुंबई से उनके जो संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हम मंगवाएंगे, और जल्दी उसके ऊपर जो है कोई भी अंकुश ना रहे उन सबको क्लियर करेंगे। डॉक्यूमेंट सही आते हैं तो उसमें कमीशन अपना पूरी तरह से एससी आयोग ने 7 दिनों के भीतर सभी दस्तावेजों की जानकारी मांगी है। समीर वानखेड़े दलित हैं या नहीं, ये भी 7 दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या इस देश में अब अफसरों से भी जाति और धर्म पूछे जाएंगे? एक अफसर किस जाति का है, किस धर्म का है, क्या ये जानना जरूरी है? क्या ऐसे भारत की कल्पना संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी? अफसरों पर निजी हमले करने वाले अफसरों की जाति और धर्म पर सवाल उठाने वालों पर करेंगे आज 5 का प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, तो आपको तस्वीरें एक दिखानी बहुत जरूरी है। इस वक्त विजय सापला से मुलाकात की है समीर वानखेड़े ने दिल्ली में, और देखिए ये लड़ाई इसीलिए ज्यादा शुरू हुई क्योंकि नवाब मलिक ने निजी हमले किए और ड्रग्स की लड़ाई लगातार जारी थी। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच लगातार समीर वानखेड़े कर रहे थे। और ये देखिए तस्वीरें, दिल्ली एससी आयोग दफ्तर पहुंचे हैं समीर वानखेड़े, और ये सुबह की तस्वीरें हैं जब वानखेड़े ने दस्तावेज साझा किए हैं। इन दस्तावेजों का बाकायदा वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद एससी आयोग जो जांच करेगा वो सामने होगी सबके। लेकिन विजय सापला से मुलाकात की, एससी आयोग के दफ्तर पहुंचे, और ये बहुत जरूरी है ये बात समझना कि आखिर समीर वानखेड़े अपनी लड़ाई को दस्तावेजों तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि लगातार उन पर लांछन लगाया जा रहा है। नवाब मलिक की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान 5 के प्रहार में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राम कदम साहब जुड़े हैं, आप बीजेपी के एमएलए हैं महाराष्ट्र से। हमारे साथ स्वप्निल कोठारी जुड़े हैं, आप लॉयर हैं, सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह यादव जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ दीपक झा जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो राम कदम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, ये हो क्या रहा है? नवाब मलिक कोई कसर नहीं छोड़ रहे, अनस्टॉपेबल हैं। वो एक के बाद एक ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा कि ड्रग्स की लड़ाई अब एक व्यक्ति पर आकर क्यों थम गई है। वानखेड़े से उनकी दुश्मनी है और इसीलिए वो ड्रग इस लड़ाई की आड़ में ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वानखेड़े पर आरोप लगाए जाए। आप ड्रग्स पर बात कीजिए, क्यों नहीं बात करें नवाब मलिक ड्रग्स पर? देखिएगा निधि जी, विगत 1 महीने के अंतराल में सारे देश ने देखा कि जो ड्रग माफिया है, ड्रग का नेक्सस है, उसके खिलाफ सारे देश की लड़ाई एक साथ होनी चाहिए। सभी दलों ने एक साथ आकर के ये ड्रग्स माफिया को समाप्त कर देना चाहिए। पर महाराष्ट्र ने क्या देखा? महाराष्ट्र में जो अफसर ड्रग माफिया के विरोध में कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हीं पर टूट पड़ने का काम नवाब मलिक और ये पूरी की पूरी 3 दलों की सरकार कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि इसका कारण क्या? कारण 2 ही हो सकते हैं। एक तो उनके दामाद को पकड़ा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हिसाब चुकता करना है, और दूसरा इन माफियाओं के बीच में कोई ना कोई वाजे छुपा होगा जिससे करोड़ों की निरंतर वसूली वह रुके नहीं करके ये प्रयास है। अगर नवाब मलिक जी को वाकई अगर कुछ पहलुओं को सामने लाना है तो वे एक ही दिन पत्रकार वार्ता करते, पर ऐसे नहीं किया उन्होंने। हर दूसरे दिन एक नई पत्रकार वार्ता, हर दूसरे दिन रोजाना पत्रकार वार्ता करके वे क्या संदेश देना चाहते हैं कि एनसीबी के अफसर बिल्कुल काम ही नहीं करे।
उसको ताला मार करके चले जाए। पूरा देश गवाह है इस बात का कि माफिया की वकालत लेकर के नवाब मलिक जी और ये पूरी और अब तो महाराष्ट्र की देवेंद्र सरकार खड़ी फडणवीस है। पर भी नवाब मलिक ने नए आरोप लगा दिए। मैं आऊंगी राम कदम जी आपके पास, मेरे साथ विक्रम सिंह यादव साहब भी हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो यादव साहब, क्यों फिर नवाब मलिक अपने दामाद को लेकर क्यों नहीं बात निष्पक्षता के तौर पर करते? अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश हो रही है और सामने वाले पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप साबित करें, तो फिर अपने दामाद को लेकर, अपने परिवार को लेकर बात कीजिए कि उन पर क्या आरोप है, उस पर क्यों चुप हैं नवाब मलिक? लगे थे और उनको अगर कोई सजा हुई थी और वो फंसाए गए थे, वहां पे एक सुगंधित वाली तंबाकू कुछ मिली थी। बाकी दूसरा राम कदम जी कह रहे हैं कि ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई हो रही। अरे भाई, पैडलर के ऊपर कार्रवाई करो ना। ड्रग्स इतनी बाहर से आ कैसे रही है? आप पकड़ रहे हो ऐसे लोगों को, जहां से वसूली कर रहे हो। अब इन्होंने जो भी ये कार्रवाई की, वहां से इन्होंने वसूली का काम चला दिया। 25 करोड़ रुपए किस तरीके से डील हो रही थी, ये तो आपने भी दिखाया, कुछ सबने इन्हीं तो एनसीबी के लोगों ने आकर के मीडिया में बोला है साहब। तो ये सब वसूली हो रही है ये सारी चीज। अगर इनको पकड़ना है तो ड्रग्स पेडलर को पकड़े, जो बाहर से ड्रग्स आ रही है उसको पकड़े। अभी मुंद्रा पोर्ट में 3000 किलो जो ड्रग्स आई थी, उसका कुछ पता नहीं चल रहा उसके किसके कनेक्शन थे, इंटरनेशनल कनेक्शन कहाँ थे, कौन लोग उसको लेके आए। आप बताओ, 3000 किलो मायने रखता है। आप जब एक जरा सी ग्राम पकड़ कर आप अपना मतलब वो कर रहे हो, तो उस चीज को लिए आप करो ना। 3000 किलो जो आई थी वो कहाँ गई, किसके कहने पर आई थी, कहाँ उसके कनेक्शन थे, कुछ उसका कुछ आपने खुलासा किया? नहीं, ये तो बात को घुमाने की कोशिश आप कर रहे हैं। ये आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीपक झा, एक अफसर पर उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाकर क्या मिलेगा? एक अफसर जिसका रिकॉर्ड्स नहीं, ठीक, आपने अपनी बात रखी यादव साहब। एक अफसर जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसके रिकॉर्ड्स आप खंगाल कर देख रहे हैं, सबके सामने है, कोई झूठ तो नहीं है। एक अफसर जो लगातार इस बात को अश्योर कर रहा है कि ड्रग्स पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस पर क्यों निजी हमले किए जा रहे हैं? क्यों उसकी जाति पूछी जा रही है? यहाँ पे काम क्या है जाति और धर्म का? दीपक झा। दीपक झा, आवाज, मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरे साथ लॉयर भी हैं इस वक्त, स्वप्निल जी। स्वप्निल जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये मामला ऐसा है कि जब अदालत में पहुंचेगा, देखिए अदालत की कार्रवाई ऐसी होती है जो दोनों पक्षों की तरफ से सुना जाता है, लेकिन जब एक केस चल रहा है तो उसमें निजी हमले क्यों एक अफसर पर किए जा रहे हैं? उसकी ईमानदारी पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? एक एक चीज सामने रखी जा रही है। इतनी दिक्कत है नवाब मलिक को, तो अदालत चले जाए, वो नहीं जा रहे। जी निधि जी, आपने बिल्कुल सच बताया इस चीज में, क्योंकि देखिए, जब संजय दत्त को हिरासत में लिया गया था ड्रग्स के सिलसिले में, किसी को याद नहीं है कि उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन था। जब अरमान कोहली को अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया यही ड्रग्स के मामले में, तब किसी को याद नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन था। जाहिर है कि जब आर्यन खान को और दूसरे 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, तब जाके किसी को कोई दिक्कत हो रही है, आपत्ति आ रही है किसी भी चीज के लिए। यानी इसका मकसद साफ है कि इस इन्वेस्टिगेशन को किसी तरह भी, इस प्रहार को, जो एनसीबी का जो प्रहार है, ड्रग्स के अगेंस्ट प्रहार है, किसी एक इंसान के अगेंस्ट प्रहार नहीं है, ड्रग्स के अगेंस्ट जो प्रहार है, इसको कहीं ना कहीं जाके बंद किया जाए, कहीं ना कहीं जाके इसको इंटरप्ट किया जाए। क्योंकि इनका यही आइडिया है, क्योंकि उनको पता है कि आज ये लोग हैं, कल दूसरे और आएंगे और ऊपर बात चढ़ती जाएगी और दूसरे कई बड़े लोग भी आ सकते हैं इनकी गिरफ्त में। तो उनको आर्यन खान और इन लोगों को बचाने के लिए, इनको ये करने के लिए ये पूरा मकसद नहीं है। ये मकसद साफ जाहिर हो जाता है, क्योंकि अगर घड़ी आप पहले मैं समझ सकता हूँ, एक बार आप किसी चीज को बोल रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये विच हंट है, ये जो भी है वो टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी 6 ग्राम 10 ग्राम 12 ग्राम 15 ग्राम 1,33,000 पकड़ के। लेकिन जब आप घड़ी किसी चीज को हटाने की कोशिश कर रहे हो और आप अगर ये बोल रहे हैं कि भाई ये ऑफिसर करप्ट है, इनको एक्सटॉर्शन है, ये है, इनकी जात पात कर रहे हैं, इनका जो विवाह है उसके बारे में आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो उसका मतलब फायदा किसको हो रहा है? इसमें फायदा उसी को हो रहा है कि जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा उसको फायदा हो रहा है। और ये लोग इसी प्रकार का ये प्रहार करते रहेंगे इन पर जब तक ये टूट न जाए। लेकिन ये आदमी अलग प्रकार का आदमी है, ये टूटने वालों में से नहीं है। एक बात आपने बहुत ठीक बोली स्वप्निल जी, ये दरअसल जांच को डिरेल करने की कोशिश है।
अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ये कोशिश की जा रही है ताकि जांच दबाई जा सके। और जो इस पूरे मामले पर एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, जो एनसीबी कर रही है या समीर वानखेड़े ने जितने भी अब तक छापेमारी की है उससे जो निकल कर सामने आया है, ये जांच को डीले करने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है और यही मकसद भी है। दीपक झा मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक झा, आप बताइए, आप अपनी समझ से बताइए, एक ड्रग्स की जांच चल रही है, ड्रग्स की अलग अलग लेवल पे जो भी छापेमारी चल रही है, उसमें जाति और धर्म एक अधिकारी की, एक अफसर की क्या है ये पूछने की और ये सामने रखने की क्या बात है? क्यों है? नवाब मलिक अगर इतनी प्रॉब्लम है तो अदालत क्यों नहीं जाते, कोर्ट क्यों नहीं जाते? निधि जी, देखिए निधि जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन हमारे संविधान में सारे कॉलम होते हैं। जब आप नौकरी लेने जाते हैं तब आपसे पूछा जाता है आप अनुसूचित हो, आप पिछड़ा हो। हमारा संविधान ही आरक्षण देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जाति पूछकर आपको नौकरी दी जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने जाति छिपा के नौकरी पाई है तो वो कानूनन अपराध है। समीर वानखेड़े अच्छे ऑफिसर हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर नौकरी पाई है जाति को छिपा के या जाति की हेरा फेरी करके, ये तो अपराध बनता है कि नहीं बनता है? अगर इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बता दीजिए देश को। तो अगर 3 ग्राम गांजा तो पकड़ने वाले मीडिया में आकर क्यों बोलने की जरूरत हीरो बनाना चाहता है, तो फिर भी मैं फिर भी आपकी बात से नहीं अग्री करती हूँ। उसके लिए मीडिया में आने की क्या जरूरत है? अगर आपको किसी से दिक्कत है आप जाइए कोर्ट जाइए, आरोप लगा रहे हैं तो कोर्ट में जाइए, फिर साबित कीजिए। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम अब ग्राफिक्स बताते हैं आपको कि किस तरह से नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े का ये मामला, और एक एक करके जो बात नवाब मलिक ने जो आरोप लगाया, समीर वानखेड़े ने पलटवार किया। पहला बड़ा आरोप जो लगाया गया, वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र साझा किया नवाब मलिक ने, और फिर पलटवार वानखेड़े की तरफ से किया कि झूठे आरोप हैं और परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ये समीर वानखेड़े ने पलटवार किया। दूसरा बड़ा आरोप नवाब मलिक ने लगाया, जो आरोप नहीं, उन्होंने कहा कि ये बताएं समीर वानखेड़े कि वो मुस्लिम है। फिर समीर वानखेड़े ने पलटवार किया और बाकायदा एक एक बात निष्पक्षता के साथ रखी कि मेरे पिता हिंदू हैं और माँ मुस्लिम थी। ये उन्होंने समीर वानखेड़े ने रखा। तीसरी बड़ी बात जो सामने आई नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े में, कि वानखेड़े के पिता ने धर्म परिवर्तन किया। ये नवाब मलिक ने सबके सामने रखा कि उनके पिता ने धर्म परिवर्तन किया। फिर समीर वानखेड़े ने क्या कहा कि किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये भी बात निष्पक्षता से रखी। अगली बड़ी बात क्या है? दलितों का अधिकार छीना गया, क्योंकि जो नौकरी पाई है समीर वानखेड़े ने उसमें दलितों का अधिकार छीना है, ये आरोप लगाया नवाब मलिक ने। समीर वानखेड़े ने क्या कहा? जी हम दलित हैं, लेकिन किसी से कोई आरोप नहीं है और ये निष्पक्षता के साथ मैं अपनी बात रखता हूं। फर्जी दलित सर्टिफिकेट बनवाया गया समीर वानखेड़े की ओर से, नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेज दिए गए, ये नवाब मलिक ने आरोप लगाया। वानखेड़े ने पलटवार किया कि आरोप गलत है, सरासर गलत है और बदले की कार्रवाई हो रही है, मेरे खिलाफ रिवेंज लिया जा रहा है। तो राम कदम, क्या ये रेवेंज लेने की कोशिश हो रही है नवाब मलिक की तरफ से? और रेवेंज अगर लिया जा रहा है तो क्यों, और रेवेंज क्या दिक्कत है नवाब मलिक को वानखेड़े से? देखिए निधि जी, इसके पूर्व भी हम कह चुके हैं कि वास्तव में यदि उनके पास किसी बात की पुख्ता जानकारी है तो वह निश्चित तौर पे पत्रकार, 1 बार 2 बार पत्रकार वार्ता हम समझ सकते हैं, पर रोजाना पत्रकार वार्ता, क्या देश में किसी प्रांत में इस प्रकार से कोई मंत्री रोजाना पत्रकार वार्ता करते हुए हमने देखा है? मुख्यमंत्री ड्रग माफिया का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। शरद पवार जी कहते हैं कि कुछ नहीं, ये तो ऐसे है, एनसीबी के अफसर किसी की भी जेब में कुछ भी डाल देते हैं। किस दिशा की ओर ये महाराष्ट्र की सरकार ये सारे गंभीर मामले को ले जा रही है? एक और निधि जी, 2030 के यदि आंकड़े भारतवर्ष के देखे जाए तो विश्व में सबसे अधिक नौजवान हमारे मुल्क में होंगे, और यदि ये पूरे के पूरे नौजवान अगर ड्रग की नशे में लत हो जाए तो कैसे आगे देश का भविष्य होगा? पर इतना गंभीर मामला, उसका इन्होंने मजाक बना दिया और आज तो उन्होंने हदों की सीमा पार कर दी। मतलब पहले इन्होंने समीर वानखेड़े की पत्नी, उनके पिता, ये उनकी जाति, उनका धर्म, ये सारी चीजें ले आए। अब तो विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी पर नहीं गए, उनके परिवार तक ये पहुंच गए। ये महाराष्ट्र की सरकार किस बात से ध्यान लोगों का भटकाना चाहती है? चलिए पूछ लेते हैं, यही बात पूछ लेते हैं विक्रम सिंह यादव से। महाराष्ट्र की सरकार किस बात से ध्यान भटकाना चाहती है यादव साहब?
जब कार्रवाई हो रही है खुलकर ड्रग्स के खिलाफ तो होने दीजिए। जो इतना पहाड़ टूट रहा है, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो फिर टूटने दीजिए पहाड़ को। दिक्कत क्या है? निधि जी कौन रोक रहा है? राम कदम जी इतना अफसोस कर रहे हैं। अरे भाई सरकारी सारी एजेंसी आपके हाथ में है, आप रुकवाओ ना, आप करो। बाहर से कैसे ड्रग्स आ रही है, आप कार्रवाई वहां करते नहीं हो। आप सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को, अघाड़ी सरकार को कैसे बदनाम करे उस उद्देश्य से आपने ये कितना डालते हो। सारे कनेक्शन जो है बीजेपी के लोगों के मिल रहे हैं इस ड्रग्स के धंधे में। लेकिन आप चाह रहे, अगर आप चाहे, सरकार आपकी है, केंद्रीय एजेंसियां सारी आपकी है, तो आप कैसे मतलब ड्रग्स बाहर से आ रही है, इसके ऊपर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही? आपको कौन रोक रहा है? आप रोको ना, आप रोकते हो नहीं। तो सरकार तो महाअघाड़ी सरकार है, सरकार तो महाअघाड़ी सरकार है, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना। महाअघाड़ी सरकार तो महाराष्ट्र और तो और समीर वानखेड़े की पत्नी ने वक्त भी मांगा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। वो तो अपनी बात पूरी तरह से मुख्यमंत्री के सामने भी रखना चाहती थी। नहीं, अगर कोई आदमी दोस्ती है, वो अपनी जाति को लेके आएगा तो उससे ये थोड़ा है कि भाई अगर आदमी अगर मराठी है, अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसकी माफ हो जाएगी। अगर कोई दोस्ती है तो है। अगर आप ये बताओ कि उसके ऊपर अगर ये सब सामने आई है बात कि समीर वानखेड़े ने जो अपनी शादी की वो मुस्लिम रीति रिवाज से की, और उन्होंने जो काजी भी मीडिया में, मैं देख रही हूँ यादव जी, विक्रम सिंह यादव जी, मैं देख रही हूँ कि दीपक झा जिस दिन से कार्रवाई हुई है 2 अक्टूबर के क्रूज ड्रग्स केस में, जिस दिन से कार्रवाई हुई है, एक एक दिन हर दिन बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी गिरफ्तारी हुई है, कई ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी हुई है जिनसे और लीड मिला है एनसीबी को। तब से मैं देख रही हूं कि नवाब मलिक को यह दिक्कत है, और दिक्कत क्या है मैं ये नहीं जानती हूं। वो अपने गिरेबान में शायद नहीं झांक कर देख रहे कि उनके दामाद पर क्या कुछ आरोप, मैं उन पे नहीं जाना चाहती। मैं कह रही हूं कि एक अफसर ईमानदारी से अपना काम कर रहा है तो उसको करने दीजिए। इन सब चीजों में ध्यान क्यों भटकाया जा रहा है, क्यों डीरेल किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन को? दीपक झा। निधि जी आपको नवाब मलिक को धन्यवाद देना चाहिए कि अगर वो कोई तथ्य उजागर कर रहे हैं। एक महाराष्ट्र का मंत्री पद संवैधानिक पद होता है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई खुलासा कर रहा है तो सरकारों को और सारी जांच एजेंसियों को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और जांच करना चाहिए। हमारे देश का क्या ऑफिसर भ्रष्ट नहीं हो सकता? सारे ईमानदार ऑफिसर नहीं हो सकते। जैसे सारे नेता ईमानदार नहीं, वैसे सारे ऑफिसर ईमानदार नहीं है। और अगर देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी का नाम आया है तो फोटो के साथ आया, पूरे देश ने देखा है आज उस तरीके से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है। अगर दाल में कुछ काला है, कंकड़ बिनने का काम हो रहा है तो अच्छी बड़ी बात आपने कही। दाल में आप कह रहे हैं कुछ तो काला है, जो भी काला है वो खुलकर निकलकर सामने आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, वो ये कि समीर वानखेड़े ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, वो पूरी तरह से साझा कर दिए हैं एससी आयोग के सामने। एससी आयोग से दस्तावेज साझा किए हैं। अब इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी, वेरिफिकेशन होगा उनके दस्तावेजों का, और फिर 7 दिन के बाद जो क्लैरिटी है कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो कंप्लेन की गई है समीर वानखेड़े की ओर से, उनके बारे में क्लैरिटी दी जाएगी कि एससी आयोग ने क्या कुछ अपनी जांच में पाया है। ये बड़ी खबर, इस बीच दर्शकों को हम बता रहे हैं। और आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन पर बातचीत होगी। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आ रही हैं। COP26 की बैठक, जिसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़े स्तर पर बातचीत होगी। 120 देश शामिल हो रहे हैं, भारत अमेरिका समेत COP26 की बैठक में। और इस पैमाने पर ये एक बड़ा खाका तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो अपनी बात रखेंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति भी शामिल हैं इस बैठक में और 120 देश शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज की इस बैठक में आप बातचीत करते हुए देख सकते हैं तमाम राष्ट्र के बड़े अधिकारियों से, और कई देश इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इस वजह से जो भारत की प्रतिबद्धता है या प्रमुखता है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो बातें भारत ने पहले भी रखी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा गया है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज को लेकर ये समझ बहुत ज़रूरी है दुनिया के देशों में कि हमें नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, और जलवायु परिवर्तन जो तेज़ी से बदल रहा है उस पैमाने पर एक फॉर्मेट बनाने की जरूरत है। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और जो ये COP26 की बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भारत की जो रूपरेखा रही है जलवायु परिवर्तन को लेकर, भारत ने जो अब तक काम किया है और आगे आने वाले समय में जो भारत कमिटमेंट के साथ जो जलवायु परिवर्तन को लेकर या क्लाइमेट चेंज को लेकर जो प्रमुखता से काम कर रहा है, जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम कर रहा है, वो सब बातें रखी जाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तो ब्रिटेन के पीएम से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने और तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं ग्लासगो से। और ये समिट की जो तस्वीरें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि ग्लासगो जो कि COP26 के नाम से जाना जाता है और इसमें जलवायु पर खास करके सबसे जो मेन एजेंडा होता है वो जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज को लेकर किया जाता है। तो तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे। बहरहाल अपनी बहस पर हम वापस लौटते हैं। 5 का प्रहार हम कर रहे थे कि किस तरह से समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए जा रहे हैं नवाब मलिक की ओर से और पलटवार उनकी तरफ से हो रहा है। SC आयोग को उन्होंने दस्तावेज दिए हैं। तो जो दस्तावेज हैं वो इसीलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अब इसी से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि इन सबूतों से ही जो भ्रम की साजिश है वो टूटेगी। देखिए, जो दस्तावेज दिए गए हैं उसमें जन्म प्रमाण पत्र है समीर वानखेड़े की ओर से SC आयोग को, जाति प्रमाण पत्र है, उसमें नौकरी के दस्तावेज हैं, जो नौकरी के दस्तावेज प्रोवाइड किए गए हैं समीर वानखेड़े की ओर से, निकाहनामा, तलाक के दस्तावेज हैं, दूसरी शादी के दस्तावेज भी इसमें शामिल हैं। तो इन दस्तावेजों के जरिए, इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए दरअसल ये बात क्लियर हो पाएगी कि जो समीर वानखेड़े ने दिया है, वेरिफिकेशन के बाद SC आयोग अपनी जांच में क्या पाता है। स्वप्निल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लगातार मैं बात करती हूँ, जो हमारे साथ क्रिमिनल लॉयर जुड़े हुए हैं। स्वप्निल जी, आपको क्या लगता है इस केस में समीर वानखेड़े ने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, अब वेरिफिकेशन होगा उन सबका, और इस बीच नवाब मलिक लगातार आरोप लगा ही चुके हैं। क्या लगता है कि अब क्या स्टैंड होगा आगे चल के, और SC आयोग पूरी तरह से वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही क्लैरिटी मिल पाएगी? अपना काम करना चाहिए कि वेरिफिकेशन करना चाहिए अगर उन्होंने मंगवाए हैं डॉक्यूमेंट्स और समीर वानखेड़े जी ने दे दिए। लेकिन मुझे एक बात कहनी है निधि जी, समीर वानखेड़े जी को अपना काम बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का उन पर प्रतिबंध नहीं हुआ है। वो अभी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और वो जो काम कर रहे थे उनको काम जारी रखना चाहिए। एक जन को पकड़ा, उसको बेल मिल गया, दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को शायद हिरासत में लेंगे, बेल मिलेगा, वो सब तो चलता रहेगा। आपको अपना काम करना चाहिए। आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों बंद कर दिया है? मुझे कुछ 6-7 दिनों से मुंबई में एक्टिविटी नहीं लग रही है इनके इन्वेस्टिगेशन की। ये सब आरोपों का जो प्रहार चालू हुआ उसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफी थोड़ा बंद हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इनको ये सब बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक तरफ अपना आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आप कीजिए अगर आपसे मंगवाए हैं तो। और दूसरी बात, अगर ये सारी चीजें जो है, आपकी जाति क्या है, आपका पेरेंटेज क्या है, आपने झूठ बोल के नौकरी पाई है, ये सब चीजों के लिए 93 केसेस हो चुके हैं अभी तक ड्रग्स के अक्टूबर 3 तक। तो अभी क्यों आपने ये सारा मुद्दा उठाया है? जब 93 केस हो चुके थे पहले, तभी आपने नहीं उठाया। अभी क्यों उठाया उनके? बताइए यादव जी, इस सवाल का जवाब है आपके पास? बोल रहे हैं आप, ये मुद्दा अभी क्यों उठाया गया? मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। जब जागरूक, अगर किसी चीज का आज पता चल गया, अगर उस चीज को उठा दें, क्या गलत है? हैरान नहीं है ये लोग क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, अगर कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको आज अगर पता चलता है और उसको अगर बताया जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? ये एनसीबी ने खुद कहा है कि भी आर्यन खान 4 साल से ड्रग्स ले रहा था, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं पकड़ा? फिर पहले कुछ छूट दे रखी थी इन्होंने। अगर किसी का गुनाह पता चलता है, कोई फर्जीवाड़ा पता चलता है, और जब उसके बारे में बताया जाता है, कतई नहीं करना चाहिए कि पहले क्यों नहीं बताया। पहले जब पता चलेगा तभी तो कोई बताएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको ये करेंगे नहीं उस चीज को बताओ मत, उसको दबा के रखो, उस चीज को आप क्यों कर रहे हो? अगर कोई फर्जीवाड़ा है तो आप बोलो क्या सही है, आप बोल दो। सवाल ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने क्यों मुद्दा उठाया। मैं कह रही हूँ कि सवाल ये है कि आपने इस समय को क्यों चुना सवाल उठाने के लिए कि समीर वानखेड़े के खिलाफ ये फर्जीवाड़ा हुआ है तो मैं उठा रहा हूँ। इस समय तो वो ड्रग्स केस की जांच कर रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है नवाब मलिक पर कि उन्होंने जानबूझकर समीर वानखेड़े पर इसी वक्त हमला किया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ड्रग्स केस में, और ये बड़ा ड्रग केस है। निधि जी, नहीं, उन्होंने सवाल अच्छा पूछा है, मैं जवाब देना चाहता हूँ। उनका जो दबाव रश क्या सब करते, अब उनके पास आप ये बीच में बात लेके आ रहे हो। अगर उनको अगर ऐसा आरोप लगाते तो तब भी लगा सकते थे। उनको पता अभी चला, उन्होंने बताया, तो इसमें क्या गलत है? उनको अगर अब पता चला और उन्होंने इस चीज को खुलासा कर दिया तो इसमें गलत क्या है? मुझे बताओ गलत क्या है इसमें?
ठीक। और अगर ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ ये स्वप्निल जी सही कुछ कहना है, चाहते हैं? जी स्वप्निल जी आप बताइए। हाँ देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जब 4 साल से जानते थे कि आर्यन खान ड्रग्स ले रहे थे तो आपने उनको तभी हिरासत में क्यों नहीं लिया? कानून में अगर किसी को हिरासत में लेने के लिए आपके पास एविडेंस होने का बहुत जरूरी है। इनिशियल प्राइमा फेशी एविडेंस होना बहुत जरूरी है। अब कौन से एविडेंस मिल गए? आपने कानून पर संशोधन नहीं की थी, उसके पास डेट मिली नहीं, अब कौन से एविडेंस मिल गए? दूसरी बात, अब आप मुझे बता, अब आप मुझे खत्म नहीं करने दे रहे मेरी बात। मैंने आपकी बात बहुत शांति से सुन ली, मेरी भी बात सुनिए आप प्लीज। मुझे आपसे कोई, आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे आपसे कोई रंजिश नहीं है किसी भी चीज में। आप अपनी तरफ से बात उठा रहे हैं, मैं मेरी तरफ से बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कानून का प्रावधान बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आपके पास अगर एविडेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अब दूसरी बात कि अगर आपके पास अभी फर्जीवाड़ा का एविडेंस आया है कि मैं यहाँ अभी हुआ है, ये आपने अभी खंगाला है, ये मेरा बोलना है कि आपने जो अब जाके खंगाला है, उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स खंगाले, वो उससे मुझे थोड़ा परहेज है और कुछ नहीं। आप पूछिए, 1000 सवाल पूछिए। फिर भी यादव जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक अधिकारी जो अपना काम कर रहा है, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है, ड्रग्स केस में एक एक करके जांच आगे बढ़ रही है, तो उस पर निजी हमले क्यों हो रहे हैं? मैं इस बात से अग्री नहीं करती हूँ। ठीक है, बहरहाल नवाब मलिक को मैं, दीपक झा आपसे पूछूंगी, नवाब मलिक कोर्ट क्यों नहीं गए? इन्हीं आरोपों के साथ अगर दिक्कत थी समीर वानखेड़े के साथ तो कोर्ट जाते, कोर्ट में अपनी बात रखते। देखिए निधि जी, कोर्ट जाना कोई, देखिए कोर्ट जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर पब्लिक में रखा है तो क्या गुनाह करे? मीडिया भी इस देश का चौथा लोकतंत्र है, स्तंभ है लोकतंत्र का। अगर मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बताया है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी 10 दिन सब्र रख लीजिए, 1 हफ्ते में जांच आयोग की जांच आ जाएगी। वानखेड़े जी इतने ही बड़े ऑफिसर थे, इतने ही बड़े अधिकारी थे, तो आज देश को बताएं सुशांत सिंह मौत क्या हुआ। मैं आऊंगी आपके पास। मेरे साथ इस वक्त अरुण हल्दर जी जुड़ चुके हैं, आप उपाध्यक्ष हैं एससी आयोग के। हल्दर साहब बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए। आपने मुलाकात की है समीर वानखेड़े के परिवार से, आज विजय सांपला से भी मुलाकात हुई है समीर वानखेड़े की। उन्होंने आपके सामने सारे दस्तावेज रखे हैं। क्या बात हुई, ये जो मुलाकात हुई, क्या क्या दस्तावेज आपके सामने रखे गए? जी नमस्कार जी। आज कमीशन में आए और ये प्री शेड्यूल था उनका, माननीय अध्यक्ष महोदय का पास और हमारा फुल कमीशन का माननीय मेंबर सुभाष पारदी जी, डॉक्टर अंजुम बालाजी, सारे कमीशन के सामने उन्होंने बात रखा है। और हार्ड कॉपी, उनका जो कॉपी ऑनलाइन में भेजा था उसका हार्ड कॉपी उन्होंने पेश किया। और उनका खिलाफ में जो जो बात रखा है, तो पूरा सारे ओरिजिनल कमीशन में, और दिखाने के बाद अभी कमीशन ने निर्णय लिया कि इस विषय पर लेके जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद जो निर्णय होगा वो सार्वजनिक रूप से कमीशन की तरफ से माननीय चेयरमैन साहब बोलेंगे। जी अरुण जी मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगी। कुछ तकनीकी खराबी है, मैं फिर आऊंगी, फिर से आपको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क हम फिर से करेंगे आपसे। मेरे साथ राम कदम भी हैं। राम कदम, जल्दी से मैं आपके साथ सवाल लेना चाहूंगी। अब नवाब मलिक जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी कई आरोप आज लगा चुके हैं, लेकिन मेरा बहुत बेसिक सवाल है इस पूरे मामले पर। ड्रग्स केस में आप भी देख चुके हैं कि पहले भी समीर वानखेड़े जब शौविक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये मामला चल रहा था, उस वक्त भी कई ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया था। समीर वानखेड़े लीड कर रहे थे, आज भी वो लीड कर रहे हैं। अब तक सवाल नहीं उठाए गए थे, उन पर निजी हमले नहीं हुए थे, उन पर गलत आरोप नहीं लगाए गए थे, उनके परिवार को नहीं घसीटा गया था विवाद में। क्यों किया गया ये? और अब इसके पीछे मकसद क्या है? नवाब मलिक खुद कोर्ट नहीं जा रहे हैं, वो मीडिया के सामने एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। उन पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? निधि जी, आपने बहुत ही बुनियादी सटीक सवाल पूछा है, और यह सवाल का सीधे तौर पे दो जवाब है। दामाद को पकड़ा, कहीं ना कहीं वह दर्द उनकी बातों से सामने आता है, और दूसरा वादे जैसे लोग इन्होंने महीने के 100 करोड़ के वसूली के लिए लगाए थे। तो ड्रग माफिया तो बहुत बड़ा वसूली का केंद्र है,
तो ये दोनों, एक वसूली और दूसरा इस प्रकार का जो बदले का जो हिसाब चुकता करना, ये दो बिंदु यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर ये जो कोई इजहार करके है, इनकी बाल बुद्धि शब्द मुझे अभी शांति में सुने आप, इनकी बाल बुद्धि, का बड़ा हास्यास्पद लगता है। एक सेकंड में आ रही हूँ दीपक जी, बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। ड्रग पेडलर्स की आड़ में अरे दीपक जी, हमारी बारी है, शांति रखिए जरा, पानी पी लीजिए, सामने पानी, ठंडा पानी होगा, पी लीजिए, शांति रखिए, बारी हमारी है, देश को बारी हमारी है। निधि जी कैसे चर्चा होगी? आप शांति रखिए, देश निधि जी कैसे चर्चा होगी? दीपक जी सुन लीजिए ना, दीपक जी सुन लीजिए, एक मिनट बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। दीपक जी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, बहस कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं तो बोलिए राम कदम। निधि जी, आमतौर पे जब कोई तर्क नहीं होता, मुद्दा नहीं होता, तो बीच में इस प्रकार से चिल्लाने का कुछ लोग प्रयास करते हैं। अब इन्होंने तर्क दिया कि देवेंद्र जी की सौभाग्यवती का फोटो किसी व्यक्ति विशेष के साथ है। आप मुझे बताइए, मैं भी 3 टर्म का विधायक हूँ, सामाजिक जीवन में हजारों लोग मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से फोटो खिंचवाते हैं, उनको मना किया जा सकता है? या फोटो खींचते समय आप कौन हो, क्या हो, उसकी पूरी जानकारी ली जाती है? नहीं होता। किसी शादी में गए, कहीं पर भी गए, कई सारे लोग खींचते हैं। तो फोटो के साथ जोड़ करके ये जो बचपना किसका फायदा होगा? सरकार के वर्तमान मंत्री जो कर रहे हैं, ये पूरी तरह से बाल बुद्धि है और ये पूरी तरह से देश में जो इनका दागी चेहरा हो गया है कि देश में एक पहला राज्य बताओ आजादी के बाद का जो पूरी तरह से वसूली में और आपराधिक मामलों में लिप्त है, तो महाराष्ट्र का नाम आएगा। इतना इन्होंने, तीनों दलों ने इसको वसूली का केंद्र बनाया। आपने बड़ी बात कही, आपराधिक पृष्ठभूमि पर महाराष्ट्र का नाम हो, इसलिए उसे छुपाने के लिए एक व्यक्ति पर, ईमानदार अफसर पर आवाज उठा दी जाए या उसके खिलाफ उंगली उठा दी जाए। दीपक झा बोलिए। निधि जी, राम कदम जी के जो बात है ना, बड़ी हास्यास्पद है। बाल बुद्धि कहते हैं, और हमारे यहाँ बच्चों में भगवान का वास होता है, बच्चे निश्चल होते हैं, इनको बता दे। बाल बुद्धि का मतलब ये होता है, बाल बुद्धि जिसपे अगर कुछ बोलता है वो सच बोलता है, बच्चे सच बोलते हैं इस देश में। तो पहली बात आपका बाल बुद्धि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सुन लीजिए, आप तर्कहीन आ गए ना, अब आप आगे तर्कहीनता पे, अब आप अपनी पहचान बता रहे हैं, अब आप अपनी पहचान बता रहे हैं तर्कहीनता करके। तो सुनिए, थोड़ा सा संयम रखिए, धैर्य रखिए। अब आपकी पहचान भी देश देख रहा है कि किस तरीके से जुमलेबाजों की सरकार है। ये पूरा देश जानता है। डीजल, पेट्रोल, महंगाई, गैस, भटकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास और समय नहीं है 5 के प्रहार में। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद ये बहस करने के लिए। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ईमानदार अफसर पर, एक अधिकारी पर इस तरह जातिगत टिप्पणी करके जाति और धर्म पर सवाल उठाकर क्या जांच भटकाने की कोशिश हो रही है? और अगर हो रही है जांच भटकाने की कोशिश, तो फायदा किसको हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। 5 के प्रहार में आज के लिए बस इतना ही।